हेलो स्टूडेंट। आज हम एक ऐसा यूनिट और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक हमारी लाइफ से है। लाइफ चाहे ह्यूमन बीइंग की हो चाहे प्लांट्स की हो, उन सब में कोई ना कोई केमिकल कंपाउंड केमिकल फॉर्म उसकी अपनी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो मैं आपको आज ये यूनिट शुरू करने जा रहा हूँ, इसमें हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे बायोमोलिक्यूल की। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जो हम फूड लेते हैं, फूड में जितने भी कंपोनेंट हैं, जितने भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, वो सारे के सारे किसी ना किसी एटम या मॉलिक्यूल के बने हुए हैं। हमने आज इस यूनिट में, इस टॉपिक में, उन केमिकल कंपाउंड्स की जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं, जो मॉलिकुलर बेसिस ऑफ लाइफ है, उनके बारे में स्टडी करनी है, फंक्शन ग्रुप की स्टडी करनी है, उनकी स्ट्रक्चर को स्टडी करना है और कुछ ऐसी प्रोसेस को आपस में लिंक करना है जिसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द प्रोसेस फॉर द ह्यूमन लाइफ। तो मैं शुरू करने जा रहा हूं। टॉपिक और यूनिट का नेम है बायोमोलिक्यूल। डिस्कस करेंगे बायोमोलिक्यूल, उसकी टाइप्स, उसकी स्ट्रक्चर। ये क्यों जरूरी है? हर पर्सन को अपनी लाइफ में ग्रोथ और मेंटेनेंस चाहिए होती है। अगर कोई पर्सन खुद अवेयर है अपने बारे में, तो उसको मेडिकल की सपोर्ट कम जरूरत पड़ेगी और खुद ही अपनी मेंटेनेंस और ग्रोथ के बारे में अवेयर रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, चाहे कोई बच्चा मेडिकल इन साइड का हो, जिसने आगे जाके भी लाइफ से रिलेटेड बहुत आपकी डेडिकेशन, अपनी सर्विसेज देनी है, चाहे कोई बच्चा, चाहे कोई स्टूडेंट, चाहे कोई पर्सन इंजीनियरिंग साइड का हो, नॉन मेडिकल का साइड का हो, उन सब के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। नेचुरल वे में भी इनको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो बायोमोलिक्यूल में हम क्या पढ़ेंगे? बेसिकली हर लिविंग सिस्टम जिसमें प्लांट आते हैं, एनिमल आते हैं, उसमें नॉन लिविंग केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। वो आगे एटम और मॉलिक्यूल के बने होते हैं। ठीक है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ये सारे मिलके कुछ ऐसे कंपाउंड बनाएंगे। द केमिकल रिएक्शन सपोर्ट द लाइफ। मतलब इन केमिकल कंपाउंड और केमिकल रिएक्शन के बेस पे कुछ ऐसा सिंक्रोनाइजेशन होता है प्रोसेसेस का, जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है। ये सारे कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट करके आगे हमारी बॉडी में इनके यूज होते हैं और हमारे बॉडी में ग्रोथ, मेंटेनेंस और डिजीज से लड़ने की जो टेंडेंसी है वो सारी इसी से मेंटेन होती है। फूड जो हम लेते हैं, फूड वी टेक आर द केमिकल्स। आप सोचोगे केमिकल्स, नो डाउट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, ये सब केमिकल है। हमने इनकी स्ट्रक्चर पढ़नी है। विच आफ्टर सीरीज ऑफ प्रोसेसेस में क्या आता है? हम लोग फूड लेते हैं और अपनी बॉडी में वो एंजाइमेटिक एक्शन से डिफरेंट पीएच मीडियम पे वो डाइजेस्ट होते हैं और रेस्पिरेशन के बाद उनका यूज होता है। ये जो डाइजेशन है और रेस्पिरेशन है, ये सारी की सारी केमिकल प्रोसेसेस है। मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम की नॉलेज में केमिस्ट्री अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा, सिंक्रोनाइजेशन। मतलब एक प्रोसेस का दूसरे के साथ लिंक, एक प्रोसेस का दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस, मतलब मिलके चलना और पूरे सिस्टम को स्टेबल रखना और ग्रोथ देना। ये सब लाइफ को मेंटेन करते हैं। दे लीड्स टू लाइफ। जैसे बोलते हैं लाइफ पॉसिबल है कि नहीं, ये सारा इसी से पॉसिबल है। अब एंड में ये आ गया कि बायोमोलिक्यूल एक्चुअल में क्या है। बायोमोलिक्यूल आर द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, एक नहीं कई कई उसमें फंक्शन ग्रुप्स है। ठीक है, ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मासेस। जैसे वो बहुत सिंपल सा एक यहाँ पर डाइस्क्राइड लिखा हुआ सुक्रोज, तो 342 ग्राम इसका मास है पर मोल। ऐसे बहुत सारे और भी आएंगे, पॉलीस्क्राइड भी आएंगे, स्टार्च भी आएंगे, उसके बाद हम ग्लूकोज भी पढ़ेंगे, इसी तरीके से सेलोस भी पढ़ेंगे, आरएनए डीएनए भी पढ़ा जाएगा, कुछ हार्मोन के एग्जाम्पल भी आपको पढ़ाए जाएंगे, काफी सारे प्रोटीन की नॉलेज भी मैं आपको दूंगा। तो ये था बेसिक ऑफ द बायोमोलिक्यूल। मतलब सिंपली बायो मीन्स लाइफ, मॉलिक्यूल मीन्स केमिकल कंपाउंड। तो अगर आपको इस नेम को आप जस्ट डिफाइन करो
तो इसका मतलब होता है लाइफ सपोर्टिंग केमिकल सब्सटेंस। आप लिख भी सकते हो बायोमोलिक्यूल का मतलब लाइफ सपोर्टिंग केमिकल कंपाउंड केमिकल सब्सटेंस, आप यहां लिख भी सकते हो। अब आ गया जो हमने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली बायोमोलिक्यूल पढ़ने हैं वो कितने टाइप के हैं और उनकी नॉलेज कौन किस चीज की हमने नॉलेज लेनी है। बायोमोलिक्यूल में सबसे पहले आएगा कार्बोहाइड्रेट्स, इसकी डिटेल आएगी। उसमें आएगा मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। हर एक के अपने अपने एग्जाम्पल है, उनकी स्ट्रक्चर है और उनकी नॉलेज हमने लेनी है और यूजेस भी लेनी है, और स्पेशली ये भी ध्यान रखना इसके सोर्स क्या है। दूसरे नंबर पे आएगा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपनी बॉडी का, और उन पे आगे सब हेडिंग्स पढ़ेंगे हम लोग, अमीनो एसिड, एंजाइम्स और एक टाइप ऑफ प्रोटीन भी पढ़ा जाएगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, उनके यूजेस भी। तीसरे में पढ़ेंगे हम लोग विटामिन, वो होंगे वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। उनके हमने पढ़ने हैं विटामिन के नेम्स, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B12, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के, और स्पेशली उनके डेफिशिएंसी जो डिजीज हैं वो हमने पढ़ने हैं कि उनकी कमी से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। फिर आएगा न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड ये सेल के न्यूक्लियस में होते हैं। सेल के अंदर एक जो एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, उसके न्यूक्लियस में होते हैं। वो हम पढ़ेंगे डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इन सब की नॉलेज पहले कार्बोहाइड्रेट की नॉलेज ली जाएगी, उनसे ये आएंगे सारे। और एंड में हम पढ़ेंगे कुछ हार्मोन्स। ये दो टाइप के आएंगे, जैसे स्टीरॉयड हैं या अमीनो एसिड डेरिवेटिव हैं। तो हमने बायोमोलिक्यूल को इतने टाइप में क्लासिफाई किया हुआ है, चाहे बहुत बेसिक सी नॉलेज है, लेकिन हमने इस यूनिट में, इस टॉपिक में इन सब की ब्रीफ नॉलेज लेनी है। तो आप लोग एक बार वीडियो रोको, वीडियो रोक के ये नॉलेज का पार्ट लिखो, और जो मैंने आगे इसका क्लासिफिकेशन यहाँ फ्लो चार्ट लिखा है इसको उतारो। तो अब हम डिटेल में हर बायोमोलिक्यूल की स्टडी करेंगे। जैसे शुरू करते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट शुरू करते हैं। एक बार वीडियो रोक के ये कंप्लीट कर लो, और 1 to 1 हमने सारे कवर करने हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यू रियली एंजॉय कि इतनी नॉलेज जो हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब हम बायोमोलिक्यूल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सेक्शन शुरू करते हैं, वो है कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले मैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा सा ये बताऊंगा कि ओल्ड डेफिनेशन क्या थी कार्बोहाइड्रेट की, मतलब जो ओरिजिनल नेम है कार्बोहाइड्रेट का कहाँ से आया। देखो सबसे पहले मोस्ट ऑफ द जो कार्बोहाइड्रेट, मैं मोस्ट ऑफ द वर्ड इसलिए बोलूंगा, कुछ एक्सेप्शन आएंगी। मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला है CxH2O। तो इसका मतलब ये जो H2O है Y टाइम्स है, कार्बन X है, तो हम लोग इसको ऐसा बोल देते हैं जैसे हाइड्रेट ऑफ द कार्बन। क्या है? हाइड्रेट ऑफ द कार्बन। जैसे कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड होता है, सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेटेड होता है, फेरस सल्फेट हाइड्रेट होता है। उसी तरीके से इसको ये लिया गया कि दे आर द हाइड्रेट ऑफ द कार्बन। उसका रीजन था, जैसे मान लो हम ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन है, इसको मैं यहां पर Y लिख दूं, तो अगर मैं हाइड्रेट ऑफ कार्बन को हीट करूंगा या कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन करवाऊंगा, मतलब कंसंट्रेट H2SO4 डाल दूंगा उसके ऊपर, एक वॉच ग्लास में कोई भी कार्बन रख के उसके ऊपर कंसंट्रेट H2SO4 डालोगे, उसमें से फ्यूम्स निकलेंगे। तो उसमें से X मोल कार्बन के बनेंगे ये वाले, और Y मोल वाटर के बनेंगे। ठीक है, उसका एग्जाम्पल है बहुत, सुक्रोज C12H22O11 है, चीनी जो हम खाते हैं, शुगर। आप घर में शुगर के क्रिस्टल्स किसी भी कांच के वॉच ग्लास पे रख के उस पर एक सल्फ्यूरिक एसिड डाल के देखना, उसमें से फ्यूम्स निकलेंगे। 11 वाटर फ्यूम्स है और 12 कार्बन है एक मोल से। ठीक है, तो बेसिकली ये सोचा गया कि एक्चुअल में शायद ये C12H22O का यहाँ पर 11 ना हो, ऐसे इसमें X की वैल्यू ये 12 है, Y की वैल्यू 11 है। ठीक है, इसी तरीके से ग्लूकोज भी ऐसा ही है, ग्लूकोज C6H12O6 है, और हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं C6H2O6। ये तब की बातें हैं जब हमें बायोमोलिक्यूल के फंक्शन ग्रुप की नॉलेज नहीं थी और उन फंक्शन ग्रुप को चेक करने के लिए कोई टेस्ट नहीं डिजाइन किए गए थे। ठीक है, यहां कुछ एक्सेप्शन भी आई। एसिटिक एसिड विनेगर है,
उसका फॉर्मूला C3COH है। अगर मैं लिखूं कार्बन 2 C2 और H4O2 और उसका ये वाला बनाऊं तो ये तो कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्मूले आता है, बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। मतलब जनरल फॉर्मूला इसका कार्बोहाइड्रेट वाला आ गया बट है कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये एक्सेप्शन आ गई पहली। दूसरा, रेमनोज एक कार्बोहाइड्रेट है, उसका फॉर्मूला है C6H12O5। अगर अपने यहां देखें तो इसमें H2O का रेशो वो वाटर वाला रेशो नहीं आता, नॉट हैव जनरल फॉर्मूला दिस। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओल्ड डेफिनेशन में जहां से इसका नेम रखा गया वो नेम कुछ ऐसे कंपाउंड पे अप्लाई किया गया और उसमें सही भी बैठा, लेकिन जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, फंक्शन ग्रुप आए, नई रिसर्चेज हुई, वहां पर कुछ एक्सेप्शंस आ गई। तो कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको सही वाली डेफिनेशन बताऊंगा। देखो, लेटेस्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हम लोग कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन ग्रुप को टेस्ट करते हैं। उनमें ये देखते हैं कि एल्डिहाइड है कि नहीं, टॉलरेंस रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, फिर देखते हैं कितने हैं, हाउ मैनी। फिर उसके बाद उसमें देखा जाता है क्या अल्कोहल के OH के फंक्शन ग्रुप है कि नहीं। उनके लिए हम लोग जैसे एस्टर का बनना, लुकास टेस्ट, विक्टरमेयर टेस्ट करते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं कितने बनाएगा। तो मतलब बेसिकली क्या हो गया, फंक्शन ग्रुप के बेस पर आजकल लेटेस्ट कार्बोहाइड्रेट का नेम और डेफिनेशन दी गई है और वो इधर लिखी हुई है। मतलब ये जो डेफिनेशन लिखी गई है ये केमिकली है, मतलब अगर आप इसको केमिकली देखो तो ये डेफिनेशन बनती है। मैं ये डेफिनेशन बताने से पहले एक ऐसा कंपाउंड आपको इसकी स्ट्रक्चर बता रहा हूं, वो है ग्लूकोज। बहुत फेमस है, ये मान के चलना पूरे इस यूनिट में एंड टॉपिक में ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। इससे सबसे पहले गिनो कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6। इस कार्बन को हमने 1 नंबर कार्बन देना नंबर, ठीक है। जब इन कंपाउंड का मतलब शुरू में तो देखो C6H12O6 था, जब हमने ग्लूकोज के इस कंपाउंड की डिफरेंट रिएक्शंस करवाई गई, रिएजेंट से रिएक्शन करवाई गई, उनमें से प्रोडक्ट देखे, काफी कुछ एनालिसिस किया, तो एट द एंड हमारे पास ग्लूकोज की ऐसी स्ट्रक्चर आई। उसमें क्या है, एक ग्रुप एल्डिहाइड है, ये लो कौन सा है, एक ग्रुप एल्डिहाइड है, ठीक है। ऐसे कुछ और भी देखे गए जिसमें कीटोन भी थे, जैसे मैं बता दूं फ्रक्टोज, बाद में लिखवाऊंगा स्ट्रक्चर उसकी, फ्रक्टोज में कीटोन है, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, यहाँ पर OH 1 आया, देखो ये 2 आए, देखो ये 3 आए, देखो ये 4 आए और ये 5 आ गए, ये सब चेक किए गए। OH भी देखा गया कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है। फिर देखा गया इसमें जो पूरे हैं उसमें 4 ऐसे हैं जो 2 डिग्री अल्कोहल हैं। अब चेक करो ध्यान से, ठीक है। प्रोडक्ट देखे जाते हैं रिएक्शंस करवा के। एक चीज और जो काम की है वो ये काम की है कि इसमें ये भी देखा गया कि जो कार्बन है, कितने कार्बन और कौन कौन से कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव हैं। अगर मैं आपको ऑप्टिकली एक्टिविटी के हिसाब से, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के रूल के हिसाब से बताऊं तो इसमें ये वाला कार्बन जो है ये कायरल कार्बन है। इसमें देखो ये वाला कार्बन कायरल कार्बन है, HOH ऊपर वाला सारा ग्रुप डिफरेंट मान लो, नीचे वाला डिफरेंट मान लो। ये वाला कार्बन भी कायरल कार्बन है, ये वाला कार्बन भी कायरल कार्बन है। एक ध्यान रखना, हर एक कार्बोहाइड्रेट ऑप्टिकल एक्टिव पक्का है, चाहे उसमें एक CO हो, OH 1 हो या बाकी सिंपल CH2 हो। ये तो मैंने काफी बड़े वाला बना दिया। शुरू में तो ग्लिसरल्डिहाइड एक कंपाउंड आया था जिसमें कार्बन ही सिर्फ 2 थे, कार्बन 3 थे, ठीक है। तो ये अभी मैंने इसमें क्या कुछ मार्क किया है, देखो सबसे पहले मैंने ये लिख दिया कि एल्डिहाइड है। फिर मैंने देखा कि OH 1 से ज्यादा है, बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन और ऑप्टिकली एक्टिव हैं। और फिर मैंने डिग्री ऑफ अल्कोहल आपको बता दिया कि ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, 4 2 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। रिएक्शन करवाएगी, 1 डिग्री अल्कोहल आगे एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, फिर एसिड में कन्वर्ट होता है, 2 डिग्री कीटोन ही बनता है, एसिड बनता है। ऐसी रिएक्शंस करवाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, आयोडोन टेस्ट करवाएंगे। तो अदरवाइज मैं अगर कार्बोहाइड्रेट को आपको ध्यान से समझाऊं तो मतलब इसकी डेफिनेशन दूं केमिकली, जो पूरे यूनिवर्स में, पूरे मतलब पूरे हर कंट्री में जो जिसको एक्सेप्ट किया गया वो ये है, दीज आर द ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन।
दीज आर द पॉली ऑप्टिकली एक्टिव हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एक से ज्यादा OH है, 1 2 3 4 5 तक हैं। और एल्डिहाइड भी हो सकते हैं जिसको हम एल्डोज बोलेंगे बाद में। कीटोन भी हो सकते हैं जिसको कीटोज बोलेंगे बाद में, कीटोज, फ्रक्टोज का एग्जांपल है। या कुछ ऐसे कंपाउंड जिनका अगर हम हाइड्रोलाइसिस करें, क्या करें, हाइड्रोलाइसिस करें, उनसे ऐसे यूनिट मिलेंगे, उनको भी इसी कैटेगरी रखते हैं। और द कंपाउंड विच प्रोड्यूसेस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, यहां मैंने कुछ एग्जांपल दिए जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, डीऑक्सी राइबोज जो डीएनए में आएगा, राइबोज जो आरएनए में आएगा, सुक्रोज जिसमें दो यूनिट होंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इसमें से ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। माल्टोज जिसमें मिलता ही ग्लूकोज है, लैक्टोज है जिसमें गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिलेगा, स्टार्च है जिसमें ग्लूकोज ही ग्लूकोज मिलेगा, अल्फा, और ये बीटा ग्लूकोज। तो इस तरीके से ये कुछ ऐसे मैंने एग्जांपल दिए हैं, ये ध्यान रखना हमने इन सब की स्ट्रक्चर, कॉन्फ़िगरेशन और पूरा लिंकेज पढ़ना है। और वेरी इंटरेस्टिंग है, ये कभी मत सोचना कि ये जो बायोमोलिक्यूल यूनिट है ये सिर्फ मेडिकल के स्टूडेंट या जिनका बायोलॉजी बैकग्राउंड वही समझ पाएंगे, बिल्कुल गलत। जिनका केमिस्ट्री बैकग्राउंड है, केमिस्ट्री से लिंक है, वो सब लोग, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, या किसी भी लेवल का बच्चा है, उन सबको केमिस्ट्री से रिलेटेड हर बात समझ में आ जाएगी। तो आप लोग एक बार वीडियो रोको और ध्यान से फिर से एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। इस ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को खुद से एक दो बार हाथ रख के, मतलब ढक के इसको लिखना है ताकि आपको ये प्रैक्टिस पूरी आए। और ये ध्यान रखना OH इधर का मतलब इधर ही है, यहां लगाया तो इस साइड, ऐसा नहीं कि OH इधर लगा दिया वो ग्लूकोज है, नो, गलत। OH इधर ही है, मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी फिक्स है। हमने ये पूरा ध्यान रखना है कि ये OH इस साइड है या इस साइड है या इस साइड है। बाद में इसकी कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा मैं, जैसे इनकी DL कॉन्फ़िगरेशन आएंगी, अल्फा बीटा कॉन्फ़िगरेशन आएंगी। तो इसलिए हमने इसकी स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली यही स्ट्रक्चर को क्रैम करना है, याद करना है और पूरा समझना है। तो एक बार वीडियो रोको आराम से। बायोमोलिक्यूल बहुत इंटरेस्टिंग मोड में चल रहा है, कार्बोहाइड्रेट बहुत इंटरेस्टिंग है, बेसिक सब्जेक्ट शुरू हुए इसके। तो ये है कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन और जो इसके बारे में कुछ प्रूफ। अब मैं कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन करूंगा कि कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कितने टाइप में आगे बांटेंगे, उनका क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है और उनके एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन और टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो अब हम करते हैं कार्बोहाइड्रेट की फर्दर क्लासिफिकेशन। ये भी काफी इंटरेस्टिंग सेक्शन है। अगर अपने कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करना है तो उसके 3 क्राइटेरिया हैं। कितने? 3 क्राइटेरिया, 3 ABC। सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सब यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस। मतलब अपने पास कोई कार्बोहाइड्रेट है और अपने उसका हाइड्रोलाइसिस कर देना एसिडिक या बेसिक या वाटर में, तो आगे वो कितने सब यूनिट में टूटता है, मतलब उसके आगे छोटे यूनिट कितने मिलते हैं। तो उसके बेस पे मोनोसैकेराइड है अगर एक ही मिले तो, ऑलिगोसैकेराइड है एक से ज्यादा मिले तो, पॉलीसैकेराइड है काफी ज्यादा मिले तो, वो नंबर मैं बता दूंगा आपको। तो ये आगे उसके 3 पार्ट हैं। डाइसैकेराइड इसमें ऑलिगो में आता है। उसके बाद आ गया ऑन द बेसिस ऑफ, जो मैं ओटी ऑन द बेसिस ऑफ लिखता हूं, OTBO, इसका मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंग्विश टेस्ट। डिस्टिंग्विश टेस्ट का मतलब है कि हमारे पास कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, किसी में कीटोन ग्रुप है, उनको हमने डिस्टिंग्विश करना है। तो टेस्ट के बेस पर हम लोग उसको रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग बोल देते हैं। रिड्यूसिंग शुगर जो टॉलेंस रिएजेंट फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करे, सिल्वर मिरर टेस्ट पॉजिटिव शो करे। यहां पर ऐसे लिख लेना आपने, जो पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट शो करे या फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट पॉजिटिव शो करे, और जो नेगेटिव शो करे। ये इसकी डिटेल बताऊंगा मैं, पहचान कैसे है, अभी डिटेल तो बाद में जाते हैं। तीसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। वैसे एक चीज बता दूं, एक वर्ड सैकेराइड जो होता है, सैकेराइड, ठीक है, इसका मतलब ही सैकेरोन से आता है और ये शुगर होता है। सैकेरोन, सैकेराइड से ग्रीक का वर्ड है, सैकेरोन से, और उसको शुगर बोलते हैं। ठीक है, फिर भी हम लोग
इसको टेस्ट के बेस पे कहते हैं, जो मीठे होते हैं स्वीट, पानी में डिजोल्व होते हैं, और जो टेस्ट लेस होते हैं, ठीक है, टेस्ट लेस होते हैं, जिनका टेस्ट नहीं होता, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, खाने में मीठे होते हैं, वो इनमें आ जाएंगे। जैसे स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता, टेस्ट लेस होते हैं, ये वाले टेस्ट लेस, ठीक है, ये वाले टेस्ट लेस हैं, ठीक। तो अभी मैंने इधर कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करने के तीन क्राइटेरिया अभी यहाँ मेंशन किए हैं कि हम लोग उस पर कितने यूनिट ले सकते हैं, जहाँ उनका डिस्टिंग्विश टेस्ट कैसा है, ये सारे डिटेल में जाएंगे आगे। मेनली इसके एग्जाम्पल हमें याद करने होते हैं और उसको क्लासीफाई करना बहुत जरूरी है। तो दूसरे मीठे हैं तो शुगर है, और मीठे नहीं है तो नॉन शुगर है, ठीक हो गया। ये तो आप फ्लो चार्ट एक बार बना लेना। अब आ गया इधर, सबसे पहले तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सब यूनिट मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि डिटेल में यही पहला आता है। लो जी, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सब यूनिट्स, मतलब आगे इसके छोटे पार्ट कितने मिलते हैं। सबसे पहले आया मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट विच गिव 1 यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस, वैसे ये बात कुछ चेंज कर सकते हैं अपने, जहाँ जिसका हाइड्रोलाइसिस होता ही नहीं है, ये भी बात ठीक है। अब जो है ही एक, उसका क्या हाइड्रोलाइसिस करोगे, तो हम तो इसको ऐसे बोल लेते हैं कि या तो हाइड्रोलाइसिस से एक ही मिलता है, या ऐसे कह सकते हैं कि जिसका हाइड्रोलाइसिस होता ही नहीं है, वो खुद ही एक ही होता है, ठीक हो गया। इसमें आते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ग्लैक्टोज। ये मैं इसलिए लिखता हूं, ये वाला आएगा आरएनए में आएगा, और ये वाला मिल्क में आएगा, लैक्टोज का पार्ट है, ठीक है। तो अभी मैं आपको मोनोस्कैल्ड का और थोड़ा सा एक फंडा बता दूं। मोनोस्कैल्ड को हम आगे कुछ और तरीके से क्लासिफाई करते हैं, जैसे उसमें ये देखते हैं उसमें कार्बन कितने हैं, ठीक, या उसमें फंक्शन ग्रुप कौन सा है। ये बात बहुत ध्यान से समझने वाली है, इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। और अपने जो एनसीईआरटी है उनमें यहाँ पर ऐसे टेबल दिए होते हैं ये वाले, तो उन टेबल से भी आपको सिखा दूंगा। देखो मैंने बोला था कार्बोहाइड्रेट में कम से कम 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं, एक कार्बोहाइड्रेट में मान लो आपने एक एल्डिहाइड लगाया, एक OH लगाया, एक H लगाया, और यहाँ पर CH2OH लगाया, तो ये सबसे छोटा मिनिमम कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है, इसको ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। 3 कार्बन है तो उसको ट्राइओज, 4 कार्बन है तो टेट्रोज, ध्यान से नोट कीजिए, 5 है तो पेंटोज, इसमें राइबोज आता है, राइबोज इसी में ही आता है, 6 है तो हेक्सोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज इनमें आते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज इनमें आते हैं। फिर आगे हैप्टोज 7 वाले। तो मोस्ट कॉमन तो बेसिकली ये 2 ही होते हैं, पेंटोज और हेक्सोज, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेस पर ट्रायोज 3 वाला, टेट्रोज 4 वाला, 5 वाला पेंटोज, और हेक्सोज 6 वाला, और 7 वाला हैप्टोज, ठीक है। तब आ गया नंबर ऑफ टाइप ऑफ फंक्शन ग्रुप के बेस पे। अब मैंने बोला तो है कि कार्बोहाइड्रेट होता है पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड, एर्गोडोन। जब आ गया एल्डिहाइड तो उसको बोलेंगे एल्डोज, और अगर आ गया किसी में कीटोन तो वो बन जाएगा कीटोस, ठीक है। मैं बताता हूं आपको ग्लूकोज के बारे में, एक चीज जो फेमस है वो मैं बता दूं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है। ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज है, हाँ जी, क्या है, एल्डोहेक्सोज है। एल्डिहाइड 6 कार्बन वाला है। फ्रक्टोज कीटो हेक्सोज है, हाँ जी, फ्रक्टोज क्या है, कीटो हेक्सोज है। राइबोज के बारे में बता दूं आपको मैं, ये एल्डो पेंटोज है, हाँ जी, क्या है, एल्डो पेंटोज है, ठीक है। ग्लैक्टोज के बारे में बता दूं, ये वाला एल्डो हेक्सोज है, और इनमें आगे OH की कॉन्फ़िगरेशन का भी डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो ग्लूकोज इज एल्डोहेक्सोज, 6 कार्बन वाला एल्डिहाइड का। फ्रक्टोज इज कीटोहेक्सोज, 6 कार्बन वाला कीटोन ग्रुप। राइबोज जो है वो एल्डोपेंटोज है, और गैलेक्टोज जो है एल्डोहेक्सोज है। ऐसे बहुत सारे और भी हैं, लेकिन हमने लिमिट लगाई हुई है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना, अपने कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए। तो एक बार वीडियो रोको, कंप्लीट वीडियो रोक के, ये भी सेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो 3 तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ हाइड्रोलाइसिस के बेस पे, और ये उसके बाद डिस्टिंक्ट टेस्ट के बेस पे,
और फिर आ गया टेस्ट के बेस पे। ये सारे मैं कंप्लीट कराऊंगा आपको। तो मैंने यहाँ पर आपको मोनोस्टेरॉइड का बेसिक क्लासिफिकेशन कराया। डिटेल में तो हम देखो जाएंगे ही, लेकिन अभी मैं आपको करवाता हूँ नेक्स्ट, जैसे ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड ये करवाता हूँ, और उसके बाद रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग क्या है। तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो है इसी का पार्ट क्लासिफिकेशन का, जिसमें हमने एग्जाम्पल की नॉलेज लेनी है और उसका जो थॉट है किसके बेस पे किया गया वो हमने इसकी नॉलेज लेनी है। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब हम इस पार्ट में जो कार्बोहाइड्रेट की दूसरी टाइप करने जा रहे हैं वो है ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो साथ में रिड्यूसिंग शुगर भी करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ओलिगोसेकेराइड। देखो ये वो पार्ट है कार्बोहाइड्रेट का जिसमें हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स वी गेट आफ्टर हाइड्रोलाइसिस। तो इससे पहले हमने पढ़ा मोनोसेकेराइड जिसमें सिर्फ एक ही यूनिट मिलता, मतलब जिसका हाइड्रोलाइसिस होता ही नहीं है। अब आ गया ओलिगोसेकेराइड्स। दे गिव 2 to 10, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं मोनोसेकेराइड यूनिट्स। मतलब इनमें हम लोग अगर अपने इनको हाइड्रोलाइसिस करें तो इनमें से आगे 2, 3, 4, 5, 10 तक आपको यूनिट मिलेंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आ गया डाइसेकेराइड। क्या आ गया? डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड में 2 यूनिट मिलेंगे आपको, बिल्कुल सही। हमारे सिलेबस में इसके 3 एग्जाम्पल है, सुक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये डिफरेंट वाला आ गया। माल्टोज, दोनों ग्लूकोज, ठीक है, सेम वाला आ गया, इसमें सेम है दोनों, देखो। लैक्टोज मिल्क शुगर है, ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज आ गया। ठीक है, ग्लूकोज सब में कॉमन है, एक ध्यान रखो, मतलब सुक्रोज हो, माल्टोज हो, लैक्टोज हो, इसमें ग्लूकोज सब में कॉमन है। जो डिफरेंट है इसमें फ्रक्टोज, इसमें ग्लूकोज, इसमें गैलेक्टोज। तो ये हो डाइसेकेराइड। इसी तरीके से ट्राइसेकेराइड भी होते हैं, टेट्रासेकेराइड भी होते हैं, और उसमें पेंटासेकेराइड भी होते हैं। तो मतलब उसी तरीके से 2 से 10 तक होते हैं। अगर नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड के यूनिट हाइड्रोलाइसिस के बाद 10 से ज्यादा, मतलब 11, 12 ज्यादा तक मिले, उनको हम बोलेंगे पॉलीसेकेराइड। हाँ जी, पॉलीसेकेराइड क्या है? गिव लार्ज नंबर, यहां लिखना लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। लिख दिया मैंने 10 से ज्यादा, 11, 12 और भी काफी, जैसे 100, 200, 1000 तक। तो इसका एग्जाम्पल आता है स्टार्च। स्टार्च में क्या होता है? माल्टोज होता है, माल्टोज के बाद अल्फा ग्लूकोज मिलता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद आता है सेल्लोज, और ये आता है बीटा ग्लूकोज। ये सारे जो अल्फा और बीटा, इसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे ग्लूकोज की, उसमें आएगा। और जैसे स्टार्च और सेल्लोज पॉलीसेकेराइड हैं, इसी तरीके से ग्लाइकोजन और गम भी पॉलीसेकेराइड ही है। ग्लाइकोजन है इसको एनिमल स्टार्च बोलते हैं। लिवर में जो स्टोरेज होती है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में ही होती है। और ये वाले जो स्टार्च है, सेलोस हैं, ये प्लांट्स में पाए जाते हैं, ये पॉलीसेकेराइड्स हैं, और ये दोनों के दोनों नॉन शुगर्स हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम करते हैं रिड्यूसिंग शुगर। लो जी, क्या करते हैं? रिड्यूसिंग शुगर। बहुत इंपॉर्टेंट है रिड्यूसिंग शुगर। मैंने पहले भी बोला कि अगर अपने कार्बोहाइड्रेट को ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंग्विश टेस्ट क्लासीफाई करते हैं तो उनमें सबसे पहले आता है रिड्यूसिंग शुगर। क्या आता है? रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो रिड्यूस करते हैं किसको? टॉलरेंस रिएजेंट को। आप सबको पता टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है? अमोनिकल AgNO3, ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है, मतलब बेसिक मीडियम है इसका। बेसिक मीडियम होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को टॉलरेंस रिएजेंट बोलते हैं। और टॉलरेंस रिएजेंट में होता है Ag+। जो कार्बोहाइड्रेट Ag+ को Ag में चेंज करेंगे, रिड्यूस करेंगे, वो होंगे रिड्यूसिंग शुगर। उसी तरीके से सिल्वर मिरर टेस्ट आएगा, पॉजिटिव आएगा। और टेस्ट ट्यूब की इनर साइड पे यहाँ पर सिल्वर की मिरर की एक लेयर बन जाएगी, उसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। दूसरा, फैलिक सोल्यूशन को भी जो रिड्यूस करें। अब फैलिक सोल्यूशन में क्या होता है? फैलिक सोल्यूशन का ब्लू कलर है, मैंने देखो जिस कलर से लिखा हुआ, उसमें कॉपर सल्फेट होता है, ये होता है एल्केलाइन CuSO4, और साथ में एक सॉल्ट होता है सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट, और एक और होता है जिसमें सिट्रस होता है। तो यहाँ पर कॉपर +2 क्यूप्रस ऑक्साइड में चेंज होता है, जो रेड कलर का। ये देखो मैंने ब्लू कलर को रेड कलर में उसी मार्कर से लिखा हुआ है ताकि आपको याद रहे, ब्लू कलर वाला रेड में चेंज होता है।
तो ऐसे जो टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस करें सिल्वर मिरर में, जो फाइलिंग सोल्यूशन को ब्लू से रेड में चेंज करते हैं, वो कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। एक ध्यान रखना, कुछ फंडे हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, जितने भी मोनोस्क्राइड हैं जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज जो भी आता है, वो सारे के सारे, चाहे उनमें एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, रिड्यूसिंग ही होते हैं। ठीक है, एक तो ये बात थंब रूल बन गया कि सारे के सारे मोनोस्क्राइड जो होते हैं वो रिड्यूसिंग ही होते हैं। दूसरे नंबर पे ध्यान रखना, हेमी एस्टल भी एक क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे अपने एल्डिहाइड के ऊपर ROH का अटैक किया, यहाँ माइनस है, ये प्लस है, इस O को हमने इधर किया, ये एक NAR रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो RO माइनस है, इसका हमने न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है, H को हमने यहाँ जोड़ना है और वो बन गया RCH, और ये हेमी एस्टल है। क्या है? हेमी एस्टल है ये। और ध्यान रखना अपने, हेमी एस्टल होता है रिड्यूसिंग, ये होता है रिड्यूसिंग। ठीक है, और इसके बाद एक और चीज, अगर अपने अल्कोहल की एक्सेस से रिएक्शन करवा दें तो यहां से क्या होगा, वाटर निकल जाएगा, ये बन जाएगा एसिटल। क्या बन जाएगा? एसिटल। एसिटल होते हैं नॉन रिड्यूसिंग। हाँ जी, एसिटल क्या होते हैं? नॉन रिड्यूसिंग। एसिटल रिड्यूसिंग नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ गया अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसका मतलब क्या है? कहीं भी कीटोन के साथ वाला कार्बन अल्फा, इधर भी अल्फा, उस अल्फा पे अगर OH ग्रुप हो, ये देखो, तो इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अगर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन किसी में भी है, मान लो कीटोन है बट उसके अल्फा के ऊपर OH ग्रुप है, तो वो एक बेसिक मीडियम में इक्विलिब्रियम शो करता है। जैसे ये देखो, ये भी बेसिक था और ये बेसिक है, मतलब टॉलरेंस रिएजेंट फाइलिंग सॉल्यूशन ऐड करोगे उसमें वो रिएजेंट शो करता है, और उससे क्या होता है, ये कीटोन तो रिड्यूस हो गया सेकेंडरी अल्कोहल में। ठीक है, और जो ये OH ग्रुप है ये एल्डिहाइड में हो गया, तो इसका मतलब इसका हो गया ऑक्सीडेशन, इसका हो गया रिडक्शन। तो इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये एक टाइप का रीअरेंजमेंट है, मतलब एंड में वो ये बनेगा, और ये तो एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड तो आपको पता ही है कि रिड्यूसिंग होते हैं, तो इस रीजन को नेम देते हैं लॉबरी डी ब्रियन अकेंस्टन रीअरेंजमेंट। ठीक है, लॉबरी डी ब्रियन अकेंस्टन रीअरेंजमेंट इसका नाम है। और इसमें ये वाला यूनिट जो है, ये वाला, ये रिड्यूसिंग होता है। हाँ जी, क्या होता है? रिड्यूसिंग होता है। और अल्टीमेटली अगर अपने बोल रहे हैं कि ये वाला रिड्यूसिंग, अगर ये बिल्कुल है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में अगर ये पड़ा है तो ये ओवरऑल सिस्टम ही रिड्यूसिंग हो जाता है, और बेसिक मीडियम में ये एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है ड्यू टू सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन बिकॉज ऑफ ए रीअरेंजमेंट, और उसको बोलते हैं लॉबरी डी ब्रियन अकेंस्टन रीअरेंजमेंट। तो अभी आपने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये खत्म किया है, जिसमें मैंने आपको ऑलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, रिड्यूसिंग करवाए हैं। तो आप एक बार वीडियो रोको, इसको वीडियो रोक के हर चीज नोट करो। एक ध्यान रखना, ज्यादा ध्यान हमने एग्जांपल्स पे देना है कि कौन कौन से एग्जांपल रिड्यूसिंग है, कौन कौन से नॉन रिड्यूसिंग है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल मैं बाद में भी आपको स्पेशल भी दिखाऊंगा कि कौन कौन से रिड्यूसिंग है, कौन कौन से नॉन रिड्यूसिंग है। डाइस्क्राइड में भी दिखाऊंगा आपको, जैसे ये वाले, जैसे माल्टोज वगैरह, लैक्टोज ये रिड्यूसिंग है, और सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है। ठीक है, चलो वो बाद में भी आपको बता दिया जाएगा, लेकिन अभी आप रिड्यूसिंग शुगर ये जो है ये कॉन्सेप्ट नोट कर लो। और अब हम करते हैं नेक्स्ट नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एक तो ये करेंगे, और दूसरे नंबर पे वो करेंगे कि शुगर और नॉन शुगर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब हम करते हैं कार्बोहाइड्रेट की फर्दर क्लासिफिकेशन, जिसमें आता है नॉन रिड्यूसिंग। क्या आता है? नॉन रिड्यूसिंग। अब देखिए, नॉन रिड्यूसिंग का मतलब विच डू नॉट रिड्यूस, किसको रिड्यूस करके? टॉलरेंस एजेंट को और फाइलिंग सॉल्यूशन को। इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है सुक्रोज। क्या एग्जांपल है? सुक्रोज। ठीक है, ये एक डाइस्क्राइड है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों अगर हमने इकट्ठे जोड़ दे तो ये बनता है सुक्रोज। तो बेसिकली नॉन रिड्यूसिंग का रीजन क्या है? इसमें फ्री नहीं है, लिखा नो फ्री दिस ग्रुप। ये ग्रुप कौन सा? हेमी एस्टल, इसमें फ्री नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है इनमें, जहां ऐसा एग्जांपल कह दें कि वो सारे कंपाउंड जो सारे एस्टल फॉर्म में हैं,
जैसे ग्लूकोज कई बार एस्टर फॉर्म में आ जाता है, फ्रक्टोज एस्टर फॉर्म में आता है। एस्टर क्या मतलब, जैसे ये कार्बन है, इसके दो ग्रुप है, इस पे OR अल्कोक्सी दो लगे होते हैं, जैसे मिथॉक्सी। कई बार आपको आगे जाके आएगा अभी कि जिनमें भी आपको जैसे एक CH3 ये दिख गया, एक OCH3 और दिख गया, तो वो सारे एस्टर फॉर्म में है। एसिडल फॉर्म वाले जो कार्बोहाइड्रेट है वो होते हैं नॉन रिड्यूसिंग। तो मैं एक बार नॉन रिड्यूसिंग एग्जांपल दोबारा से करवा दूं, सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज, ये रिड्यूस नहीं करते, ग्लूकोज करता है, फ्रक्टोज करता है। मोस्ट कंफ्यूजिंग एग्जांपल फ्रक्टोज होता है, इसमें कीटोन है, लेकिन मैंने बोल दिया अल्फा हाइड्रोक्सी इसलिए। राइबोज एल्डिहाइड है, ग्लैक्टोज एल्डिहाइड है, माल्टोज डाइस्क्राइड है, इसमें फ्री होता है, और लैक्टोज डाइस्क्राइड है, ये सब रिड्यूसिंग है। थोड़ा एग्जांपल बेस्ड आपको याद करना, इन एग्जांपल की अलग से लिस्ट बना लेना, बहुत जरूरी है कि रिड्यूसिंग कौन से और नॉन रिड्यूसिंग कौन से। अब आ गया ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। टेस्ट मतलब हम लोग कार्बोहाइड्रेट का पानी में डिजोल्व करके उसके क्रिस्टल्स को उसका टेस्ट देखेंगे, तो उसमें आता है शुगर्स। जैसे मैंने पहले बोला, जनरली कार्बोहाइड्रेट में एक वर्ड आता है सैकेराइड्स। सैकेराइड्स, इस सैकेराइड को ग्रीक में शुगर ही बोलते हैं, मीठा पदार्थ, ठीक है। तो ये पहले तो क्रिस्टलाइन होते हैं, आपको पता ही, हम चीनी खाते क्रिस्टलाइन है, पानी में सॉल्यूबल है और स्वीट इन टेस्ट है, ठीक है, स्वीट इन टेस्ट है। इसमें आते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज, ये इनमें आते हैं। उसके बाद नॉन शुगर सिंपल, जो क्रिस्टलाइन नहीं है, इसका उलट पानी में जाकर कम सॉल्यूबल है या इनसॉल्यूबल है। जैसे आपको पता है वुड में सेलुलोज होता है, तो सेलुलोज पानी में नहीं डिजोल्व होता, और टेस्टलेस है, टेस्ट होता नहीं कोई, स्टार्च वगैरह या सेलुलोज का कोई टेस्ट नहीं होता, तो ये स्टार्च और सेलुलोज इसमें आते हैं। तो हमने क्लासिफिकेशन अभी की है, क्लासिफिकेशन में मेनली हमने 3 तरह की क्लासिफिकेशन की, और उनमें था पहले नंबर ऑफ यूनिट, फिर था उनका डिस्टिंग्विश टेस्ट के बेस पे, और एट द एंड हमने किया है कि उनका जो टेस्ट है उसके बेस पे हम लोग कैसे करते हैं। तो क्लासिफिकेशन बिल्कुल खत्म हुई, इन सब के एग्जाम्पल हमें याद करने हैं। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं अब कि जो मोनोस्क्राइड है, जैसे ग्लूकोज है, उसकी जो स्ट्रक्चर ओपन चेन है या साइक्लिक है, उसमें रिंग कैसे बनता है, अल्फा बीटा फॉर्म्स क्या होती हैं। तो अब हम मोनोस्क्राइड को डिटेल में करेंगे, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसे एग्जिस्ट करती है और उसके कॉन्फ़िगरेशंस क्या हैं, वो हमने अब डिटेल में करना है। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो अब हम ग्लूकोज की डिटेल स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, कौन कौन से ऐसी रिएक्शंस, कौन कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए जिसने ये प्रूव किया कि ग्लूकोज की ये वाली स्ट्रक्चर है। मैंने पहले ही बोला आज के इस वीडियो के शुरू में ही कि ग्लूकोज की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमने याद करनी है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप है ये वाला, ठीक। तो आप लोग इसको ये ऐसे लिख लो कि ग्लूकोज में ये है एल्डिहाइड ग्रुप। हाँ जी, कौन सा एल्डिहाइड ग्रुप है ये, इसीलिए ग्लूकोज को क्या बोलते हैं अपने, ये है एल्डो हेक्सोज, मतलब 6 कार्बन और एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। अब इसमें OH ग्रुप 5 है, 1 2 और 3 4 और ये 5, और इसमें अल्कोहल 5 ग्रुप है, लेकिन उनमें एक प्राइमरी अल्कोहल है ये वाला, और 4 है इसमें सेकेंडरी अल्कोहल। ग्लूकोज एक ऑप्टिकली एक्टिव कंबाइंड है, और इसमें 4 कायरल कार्बन है, 4 हैं, और इन 4 से क्लियर है 2⁴ 16 इसके ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, जिसमें D और L आधे आधे होंगे, तो रेसमिक मिक्सचर इसके 4 बनेंगे, 8 बनेंगे, ठीक है। तो अब हम पहले बेसिक कर लें, इसका फॉर्मूला है C6H12O6, नोट कर लिया सबने। एल्डोहेक्सोज है, ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर है एंड मोनोसेक्राइड है, ये बिल्कुल ये भी समझ में आ गया। ये फ्रीली भी एग्जिस्ट करता है नेचर में, कंबाइंड फॉर्म में भी है, जैसे सुक्रोज में, माल्टोज में, या लैक्टोज, स्टार्च, इनमें सब में होता है ये। उसके बाद ये स्वीट फ्रूट्स जो हैं और हनी में भी ग्लूकोज होता है, ये ध्यान रखना।
कि फ्रूट्स और हनी जो स्वीटनेस आती है बिकॉज ऑफ ग्लूकोज, और फ्रैक्टोज भी कहीं में होता है, बट अभी इसमें ग्लूकोज नोट कर लो। अगर अपने हाइड्रोलाइज करें सुक्रोज का या स्टार्च का, उनमें से मिलेगा आपको ग्लूकोज, ये बेसिकली प्रिपरेशन वाला पार्ट मैंने बताया आपको। और जा कुछ एंजाइम्स भी हैं जैसे इनवर्टेज हो गए, माल्टेज हो गए, उनमें उनसे भी ये हाइड्रोलाइज होके और मोनोस्ैकराइड यूनिट में कन्वर्ट होता है। तो पहले इसका बेसिक ये पार्ट नोट कर लो, इसको बार बार रिवीजन करो ताकि ये बिल्कुल पक्का हो जाए। अब आ गया ग्लूकोज की ये जो स्ट्रक्चर है, ये ओपन स्ट्रक्चर है। ओपन स्ट्रक्चर आप देखो, ओपन स्ट्रक्चर है। इसके बाद मैं साइक्लिक भी समझाऊंगा। इस ओपन स्ट्रक्चर में ये कार्बन बिल्कुल एक ही चेन में है, 6 के 6। अब देखो इट है 6 कार्बन लिंक्ड स्ट्रेट चेन। क्वेश्चन आ गया ये कैसे देखा गया कि इसमें 6 कार्बन एक चेन में, ब्रांच क्यों नहीं है? लॉजिक, ग्लूकोज की रिएक्शन HI रेड फास्फोर से करवाएगी, रिडक्शन हुआ, नॉर्मल हेक्सेन मिला। तो नॉर्मल हेक्सेन में कोई ब्रांच नहीं है, इसका मतलब ये सारे कार्बन एक ही चेन में है। यस, इसमें एक CO ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप में एल्डिहाइड भी आता है, कीटोन भी आता है। अभी बात चल रही है कि इसमें CO ग्रुप है। CO ग्रुप की रिएक्शंस हमने देखनी है। देखो ये इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल अमीन। ठीक है, हाइड्रोक्सिल अमीन अगर किसी भी कंपाउंड से रिएक्ट करके ऑक्साइन बनाए, क्या बनाए? ऑक्साइन। ये देखो CH डबल बॉन्ड NOH, इसको ऑक्साइन बोलते हैं। तो पक्का उसमें इस ग्लूकोज में एक CO ग्रुप है, ये वाला भी CO ग्रुप भी बात चल रही है। उसके बाद अगर HCl की रिएक्शन करवा दे, बन जाता साइनोहाइड्रिन। हाँ जी, क्या बनता? साइनोहाइड्रिन। ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, और ग्लूकोज में हमने ये प्रूव किया कि इसमें ये CO ग्रुप है। आप ये देखो, ये वाला CO ग्रुप यहां पड़ा। तो अब हम कुछ और रिएक्शंस करते हैं। अभी आप ये वीडियो रोको, उनमें मैं आपको ये समझाऊंगा, दिखाऊंगा कि एल्डिहाइड ग्रुप का टेस्ट कौन सा है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप कैसे पहचाना। फिर ये बताऊंगा आपको कि 5 OH ग्रुप कैसे पहचाने के 5 OH ग्रुप हैं। फिर ये बताऊंगा कि प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप को कैसे पहचाना, सेकेंडरी ग्रुप कैसे पहचाना। तो मैं धीरे धीरे आपको कुछ वो रिएक्शंस जो हम एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल में फंक्शन ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, उनकी रिएक्शंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो उनसे हम यहाँ तक पहुंचेंगे कि इसमें ये जो ग्रुप को कैसे कंफर्म किया गया, वेरीफाई किया गया कि ये ग्रुप है। तो आप एक बार वीडियो रोको, वीडियो रोक के ये वाला पार्ट करो। ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर में हमने अभी 2 ऐसे रिएक्शंस की हैं जो सिर्फ ये प्रूव करती हैं कि ये स्ट्रेट चेन में है और इसमें CO ग्रुप है। अब मैं जो आगे करवाने वाला हूं, वीडियो रोक के एक बार ये पूरा कर लो। जो मैं अब आगे करवाने वाला हूं वो ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर में बाकी जो ग्रुप्स हैं उनको कैसे वेरीफाई किया जाए, वो रिएक्शंस हम नोट करेंगे। तो करते हैं शुरू। नेक्स्ट, तो अब हम कुछ और प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जिसमें ये ग्लूकोज की जो ओपन स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंट फंक्शन ग्रुप और उनकी टाइप की पहचान की जाएगी। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसमें एक स्ट्रेट चेन है और इसमें CO ग्रुप है। अब ये देखा जाएगा कि ये जो कंपाउंड है इसमें एक टर्मिनल CHO ग्रुप कैसे है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप कैसे है। ऐसा किया गया कि ग्लूकोज की वीक ऑक्सीजन एजेंट्स के साथ, जैसे ब्रोमीन वाटर है, ऑक्सीडेशन किया गया। जब ऑक्सीडेशन किया गया तो उसमें क्या पाया गया? CHOH ऐसे 4 है ये, और नीचे CH2OH। इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। हाँ जी, क्या बोलते हैं? ग्लूकोनिक एसिड, और उसमें सेम कार्बन है। ठीक है, ओके। मतलब ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज हो गया इसमें। तो एल्डिहाइड ग्रुप अगर COH ग्रुप में चेंज हो जाए, ठीक है, और ये पक्का क्या है कि CHO इस ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, और अल्कोहल ही देखो हुआ, ब्रोमीन वाटर एल्डिहाइड को COH में कन्वर्ट करता है, ये आपने याद रखना। हाँ जी, किसको करता है? इस ग्लूकोज के CHO ग्रुप को इसने कन्वर्ट किया, और ये ब्रोमीन वाटर की पहचान है कि वो एल्डिहाइड ग्रुप को ही चेंज करता है किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में, और सेम कार्बन है इसमें। ठीक है, कीटोन नहीं है, एल्डिहाइड है। अगर कार्बन कम हो जाते तो इसमें कीटोन बोलते। अब आ गया इसमें एक प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है, मतलब CH2OH। आपने देखा ही है
इसमें ये वाला प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है, ये सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी और ये भी सेकेंडरी। तो प्राइमरी की कैसे पहचान की गई, बहुत ध्यान से समझो। देखो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में ये रहा प्राइमरी ग्रुप। नाइट्रिक एसिड से अगर हमने ऑक्सीडेशन करते हैं तो नाइट्रिक एसिड क्या करता है, वो एल्डिहाइड को भी करता है ऑक्सीडाइज, स्ट्रॉन्ग है ना, और प्राइमरी अल्कोहल को भी कर लेगा नाइट्रिक एसिड। इसका मतलब जब अपने ग्लूकोज का नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडेशन करेंगे, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एजेंट है, यहां लिख लो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो एल्डिहाइड को तो कन्वर्ट करेगा ही, साथ में प्राइमरी को भी कन्वर्ट कर दिया। इस कंपाउंड को बोलते हैं सैकरिक एसिड, सैक्रिक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये जो ग्लूकोनिक एसिड है मैंने इधर भी लिख दिया, वीक से तो सिर्फ करेगा एल्डिहाइड को एसिड में, लेकिन अगर अपने स्ट्रॉन्ग से कर दें तो ये तो देखो बना ही पड़ा है और इसको भी कन्वर्ट कर दिया इसने। इसका मतलब सैक्रिक एसिड जो है वो ग्लूकोनिक एसिड से मिल सकता है, स्ट्रॉन्ग से, ग्लूकोज से मिल सकता है। तो बहुत टेक्निकल सी बात हमने नोट की है कि अगर तो स्ट्रॉन्ग से करें फिर तो बनेगा सैक्रिक एसिड, अगर वीक से करें तो बनेगा ग्लूकोनिक एसिड। और इवन ग्लूकोनिक एसिड को भी स्ट्रॉन्ग से आप इसमें कन्वर्ट कर सकते, क्योंकि ये बनना ही स्ट्रॉन्ग से, हमने यहाँ पर दोनों स्ट्रॉन्ग लिख दिए, इधर से ऐसे बन गया। तो इसने क्या प्रूव किया कि इसमें प्राइमरी अल्कोहल है, इसने क्या प्रूव किया, इसमें एल्डिहाइड है। ओके, अब आ गया ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप हैं और वो डिफरेंट कार्बन पे है, क्योंकि अगर सेम पे होते फिर तो वाटर निकल के वही आपको पता कार्बोनिल कंपाउंड बन जाता। ये कैसे प्रूव करें कि इसमें 5 OH डिफरेंट ग्रुप पे है। एक मैं आपको अल्कोहल का फंडा बताता हूं, यहां मैंने अल्कोहल लिखा हुआ है, इस अल्कोहल की एसिटिक एनहाइड्रेट से रिएक्शन करवाई जाए तो यहां से H निकलता है और यहां से ये निकल गया, माइनस लिख दूंगा मैं CH3COOH। ओके, फिर क्या बनेगा, R के साथ O और ये बन गया CO और CH3, इसको लिखते हैं AC, मतलब एसिटाइल, ठीक है। यहां लिख दिया मैंने, CH3CO को बोलते हैं एसिटाइल, ठीक है। ROAC बनेगा। ओके, क्या बनेगा, ROAC, मतलब इसको लिख देंगे ROAC लिख देंगे, ये एसीटेट है, पेंटा एसीटेट बनेगा। ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप की जो कन्फर्मेशन है वो कैसे की गई, जब हमने एसिटाइलेशन किया एसिटिक एनहाइड्रेट से, जैसे इसको एस्टिलेशन बोलते हैं, तो ग्लूकोज में जितने भी OH ग्रुप थे वो सारे के सारे, जैसे 4 तो यहाँ से आपने चेक कर लिया, 1 2 3 4, वो तो ब्रैकेट में लिखता हूँ, ये बन गया 4 और ये एंड में, तो यहाँ पर क्या बन गया, पेंटा एसीटेट बन गया। हाँ जी, क्या बन गया, ग्लूकोज पेंटा एसिड इसको बोलते हैं। तो अभी हमने ये देखो ये भी प्रूव कर दिया। अगर मैं रिवाइज करवाऊं आपको, एल्डिहाइड ग्रुप प्रूव हो गया ब्रोमीन वाटर से, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल प्रूव हो गया कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से, और 5 OH ग्रुप प्रूव हो गए एसिडाइलेशन बाय एसिटिक एनहाइड्रेट से। आप वीडियो रोको एक बार, वीडियो रोक के इस स्ट्रक्चर को फिर से ध्यान से नोट करो और उसके हर फंक्शनल ग्रुप को हमने चेक किया हुआ है। अभी मैं एक चीज यही बता दूं, वैसे मैं आगे बताऊंगा आपको, कि ग्लूकोज के बिल्कुल लोएस्ट एंड से सेकंड कार्बन पे OH अगर राइट हैंड साइड पे है उसको डी फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी फॉर्म बोलते हैं। मैं इसी कॉन्फ़िगरेशन में अलग से भी आपको डी और एल समझाऊंगा, और डेक्स्ट्रो और लीवो अलग हैं, ये कैपिटल डी और स्मॉल जो डी है वो दोनों अलग हैं, कैपिटल डी और कैपिटल एल उसकी फॉर्म में समझाऊंगा। तो ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के बारे में काफी वेरिफिकेशन कंफर्मेशन की हो चुकी है। अब हम आगे करते हैं कि ग्लूकोज में कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं एक तो, और दूसरे नंबर पे ग्लूकोज की ये वाली स्ट्रक्चर जो हमने ओपन स्ट्रक्चर डिस्कस की है अभी, ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, मतलब लिमिटेशन भी करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए ग्लूकोज की एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी आपको डिजाइन करके दिखाएंगे, साइक्लिक कैसी होती है, फिर वो काफी सारी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, मेरे साथ जुड़े रहिए आप लोग। तो अब हम नेक्स्ट और करते हैं कॉन्फ़िगरेशन एंड लिमिटेशंस ऑफ दिस ओपन स्ट्रक्चर। ओके, शुरू करते हैं नेक्स्ट। तो अब हम देखते हैं ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है। बेसिकली जब भी वर्ड कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो उसमें हम ये देखेंगे कि जैसे ग्लूकोज की ये ओपन स्ट्रक्चर है और इसको हम फिशर स्ट्रक्चर नेम दे देंगे। कौन सी, फिशर स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर फिशर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें ये देखा जाएगा कि जितने भी कायल कार्बन है, ये वाले जो कायल कार्बन है, इनमें OH ग्रुप राइट हैंड साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे है, अकॉर्डिंगली हम उसका कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे। जो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है
ये डी एंड एल टाइप का कॉन्फ़िगरेशन मैं बोलने जा रहा हूं अब। कौन सा? डी एंड एल। ठीक है, सबसे पहले ये ग्लिसरैल्डिहाइड पे अप्लाई हुआ। ग्लिसरैल्डिहाइड क्या होता है? 3 कार्बन का एक हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट है, मतलब 1 2 3, और इसमें एक कायल कार्बन है ये वाला। ठीक है, बेसिकली ये नीचे से दूसरा कार्बन है, ऊपर से भी दूसरा है, नीचे से भी दूसरा है। हमने इसको नीचे से दूसरा लेना। ठीक है, लोएस्ट एंड से सेकंड कार्बन लेना। सेकंड लास्ट फ्रॉम द लोअर एंड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सेकंड लास्ट कार्बन फ्रॉम द लोअर एंड। ये देखो, सेकंड लास्ट कार्बन फ्रॉम द लोअर एंड, बेसिकली ये कार्बन 5 है, ये लेना हमने। ठीक है, तो ग्लिसरैल्डिहाइड के ऊपर कैसे अप्लाई किया गया? ग्लिसरैल्डिहाइड में जो कार्बन नंबर 2 है, सेकंड कार्बन फ्रॉम द लोएस्ट एंड, उस पे कोई ना कोई ये फंक्शनल ग्रुप देखा गया। ये ध्यान रखना, जो डी एंड एल है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट तक सीमित नहीं है, आगे जाकर अमीनो एसिड में भी आएगा, किसी और में भी आ जाएगा। हमने अभी कार्बोहाइड्रेट में ये OH ले रहे हैं। अगर ये OH राइट हैंड साइड पे है तो इसको डी फॉर्म बोलते हैं। क्या फॉर्म बोलते हैं? डी फॉर्म। इसका डेक्स्ट्रोडेट्री से कोई लेना देना नहीं है, ये डिफरेंट है। और अगर ये OH ग्रुप या कोई भी फंक्शन ग्रुप इधर है लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसको एल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल फॉर्म। ठीक है, राइट हैंड साइड का इतना जरूर है, राइट हैंड साइड बेसिकली डेक्स्ट्रस से आता है। ये ग्रीक वर्ड है डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस को राइट बोलते हैं और लिवोलस को लेफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो लिवोलस से एल आया और डेक्स्ट्रस से डी आया, ये ध्यान रखना। ठीक हो गया। तो डी एंड एल बेसिकली रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब एक दूसरे की तुलना में है, और हमने लोअर एंड से दूसरा कार्बन देखना, ऊपर से चाहे इसका नंबर 2 आ जाए। ठीक है, एग्जैक्ट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द OH एट द C5 कार्बन ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज में C5 लिखूंगा क्योंकि बेसिकली तो मैं अभी ग्लूकोज पढ़ा रहा हूं आपको। तो उसमें OH ग्रुप अगर राइट हैंड साइड में है तो क्या बोलेंगे? कैपिटल डी, और लेफ्ट हैंड साइड में है तो क्या बोलेंगे? कैपिटल एल फॉर्म। ये बोल देंगे एल फॉर्म, डी फॉर्म। फिर से बोलता हूं, इनका एक्सपेरिमेंटल ऑप्टिकल रोटेशन डेक्स्ट्रो एंड लीवो से कोई लिंक नहीं है। ये सिर्फ OH ग्रुप की पोजीशन है कि राइट हैंड साइड है तो D और लेफ्ट हैंड साइड है तो L है। ये किसी और में भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब आ गया ऑप्टिकल रोटेशन। हमें पता है मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव, और उनको जब हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में देखते हैं तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कितने डिग्री और किस साइड रोटेट करता है। मतलब एक तो हमने देखना मैग्नीट्यूड, एक देखना उसका साइन, दोनों देखना। तो इसमें है अगर प्लस है तो डेक्स्ट्रोडेटरी, उसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल है, ये वाला जो हम पोलैरीमीटर से देखते हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जब करते होते हैं उसमें हम जो एक्सपेरिमेंटल देखते हैं उसमें देखते हैं। अगर माइनस आ जाए तो एल है, एल मतलब लिवोरोटेटरी, ये सही है। अब ये दोनों एक्सपेरिमेंटल है। ओके, बेस्ड ऑन द रोटेशन ऑफ द PPL प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ब्रैकेट में लिख लो इसको, उसके बेस पर ये प्लस और माइनस दिया गया है। ठीक है, तो ये कैपिटल डी और इसका मैंने बोल दिया डिफरेंट मीनिंग है। ये वाला तो है अपने रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, और ये वाला जो है ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्फ़िगरेशन है। अब आ जाओ ग्लूकोज के बारे में, स्पेशल पॉइंट बताता हूँ ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज ये वाला, ये ग्लूकोज जो है ये वाला ग्लूकोज। ठीक है, इस ग्लूकोज के बारे में जो खास बात है, इसको अगर इसकी फॉर्म डेक्स्ट्रोज है, बहुत बार सुना होगा आपने डेक्स्ट्रोज। जब भी वर्ड डेक्स्ट्रोज आए उसका मतलब है ग्लूकोज विद द प्लस कॉन्फ़िगरेशन, और उसकी डिग्री भी याद रखनी है आपने 52.5 डिग्री डेक्स्ट्रोडेटरी होता है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज, ये वाला जो ग्लूकोज है, ये वाला ग्लूकोज, ये बेसिकली ऐसे लिखा जाता है, कैपिटल डी और ब्रैकेट में प्लस, उसके बाद में ऐसे लिखा जाता है ग्लूकोज। ये लो, इस डी का मतलब OH उधरली साइड, इस प्लस का मतलब डेक्स्ट्रोडेटरी। तो इस तरीके से अब ग्लूकोज के कॉन्फ़िगरेशन को हमने नेम की फॉर्म में भी दे दिया। हाँ जी, डेक्स्ट्रो प्लस ग्लूकोज, मतलब सॉरी कैपिटल डी प्लस ग्लूकोज। ये प्लस का मतलब डेक्स्ट्रोडेटरी है, और उसकी डिग्री भी आपको याद करनी है, स्पेसिफिक रोटेशन 52.5 डिग्री। ये हम ऑप्टिकल एक्टिविटी में, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में ये सारा ऐसा करते होते हैं, डेक्स्ट्रोडेटरी, लिवोरोटेटरी। जब लिवोरोटेटरी आएगा इसका माइनस साइन चेंज होगा, वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, वो किसी फॉर्म में होता है। तो ये मैंने अभी पार्ट आपको करवाया कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्लूकोज, या कोई और से भी रिलेट कर देना। फिर से समझ लो, कैपिटल डी का
और स्मॉल डी का कोई आपस में लिंक नहीं है। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है यहाँ डी हो कैपिटल, यहाँ माइनस हो, और यहाँ प्लस हो, यहाँ एल हो, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और ये सिर्फ रिलेटिव है, सिर्फ स्ट्रक्चर के बेस पे समझाएगी। तो अब आप वीडियो रोको, वीडियो रोक के ये तो देखो स्ट्रक्चर में पैरेलल ही लिखे जा रहा हूँ, इसको चाहे एक बार लिख के वहीं लेबल कर लिया करो, लेकिन वो पॉइंट और ये पॉइंट आपको पक्का याद भी रखने हैं और समझने भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आगे ये बहुत काम आने वाले हैं हमारे पूरे इस यूनिट के बाकी जो सेक्शन है उनमें। तो एक बार वीडियो रोक के इसको कंप्लीट करो। अब हम करते हैं कि ग्लूकोज की ये जो ओपन स्ट्रक्चर है, फिशर स्ट्रक्चर, इसमें ऐसी कौन सी लिमिटेशन है कि हमें इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर भी देखनी पड़ी, और उस साइक्लिक स्ट्रक्चर के कुछ और नेम है, वहां अल्फा बीटा फॉर्म भी आएंगी, कुछ प्रॉपर्टी समझाई उसने, तो वो हम डिस्कस करते हैं इसकी लिमिटेशन जो ये समझा नहीं पाई। तो आगे चलते हैं और टॉपिक में। तो अब हम डिस्कस करेंगे वो कुछ लिमिटेशंस जो ग्लूकोज की ये ओपन स्ट्रक्चर जो फिशर स्ट्रक्चर है एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, जिसके कारण ग्लूकोज की एक और स्ट्रक्चर जो साइक्लिक है वो कैसे बनती है वो भी हम स्टडी करेंगे। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनको मैं लिमिटेशन बोलता हूं। दीज प्रॉपर्टीज कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय ओपन स्ट्रक्चर। जो इसकी ओपन स्ट्रक्चर है वो ये प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, मतलब ये वाली जो ओपन स्ट्रक्चर है ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। ठीक है, सबसे पहले कैसा, देखो एक शिफ्ट टेस्ट होता है। शिफ्ट टेस्ट क्या होता है, उस पे हम लोग जैसे एल्डिहाइड ग्रुप है ये वाला, उसकी अमीन से रिएक्शन करवाते हैं तो यहां से वाटर निकलता है। शिफ्ट टेस्ट में ये बनता है प्रोडक्ट RHC डबल बॉन्ड और N और ये R, इसको शिफ्ट टेस्ट बोलते हैं, शिफ्ट रिएजेंट शिफ्ट टेस्ट। तो ये मतलब अपने ऐसा बोलते हैं कि SO2 के कलर को रिस्टोर करता है। जहाँ सिंपली एक बार देख लो कि प्राइमरी मीन या अमोनिया के प्रोडक्ट से ये रिएक्ट करता है। ठीक है, बट ग्लूकोज में यहाँ पर आप देखो एल्डिहाइड ग्रुप अदरवाइज तो फ्री दिखता है, लेकिन ये शिफ्ट टेस्ट नहीं देता। अब शिफ्ट टेस्ट क्यों नहीं देता, हम लोग उसको प्रूव करेंगे कि वो ग्रुप जो है साइक्लिक में ऑक्यूपाई होता है और फ्री नहीं होता। ठीक है, तो ग्लूकोज शिफ्ट टेस्ट नहीं शो करता, मतलब जो एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी है वो इसमें नहीं शो करता। ठीक है, स्पेशली अमाइन और अमोनिया के साथ। अब दूसरे नंबर पे आप सबको पता है कि NaSH4, जब अपने मैं थोड़ा सा बता दूं कि कहीं भी अगर यहाँ R है, यहाँ C डबल बॉन्ड O है, और अगर अपने NaSHSO3 से रिएक्शन करवाएं तो उससे क्या होता है, ये प्लस है ये माइनस है, इधर R है, C H है और O Na बन जाएगा, यहाँ पर ऐसे Na बन जाएगा और ये बन गया SO3H। बाद में ये एक्सचेंज हो जाता है ऐसे। तो एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी है कि सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्ट करके वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बनाता है, बट ये शो नहीं करता। ग्लूकोज में इट डू नॉट शो रिएक्शन विद द NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड एंड नो हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट इज फाउंड। नो, नहीं बनता। ये तो मैंने बताया कि बनना चाहिए था, ये बनता ही नहीं है। ठीक है, शिफ्ट टेस्ट नहीं शो करता, ये नहीं बनता। एक और चीज, ग्लूकोज में हमने देखा पेंटाएसिड फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है, पेंटाएसिड फॉर्म। पेंटाएसिड फॉर्म क्या प्रूव करती है कि इसकी OH ग्रुप 5 है। ठीक है, अब पेंटाएसिड फॉर्म जो है वो कभी भी हाइड्रोक्सिलमीन से रिएक्ट नहीं करती, मतलब एंजाइम नहीं बनाती। ठीक है, तो इसका मतलब उसमें फ्री CHO नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, फ्री CHO नहीं है। अगर फ्री, देखो अगर आप ओपन मानोगे तो उसमें पेंटाएसिड 1 2 3 4 5 बना के ये तो फ्री है, लेकिन बाद में मैं प्रूव करूंगा। ये सारे एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है जिनसे नई स्ट्रक्चर हमने बना के देखनी है। तो पेंटा एसिड मतलब जब भी कभी OAC5 हो और उसके बाद रिएक्शन करवाई जाए हाइड्रोक्सिलमीन की, जो एक एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी है एंजाइम बनाने की, वो नहीं शो करेगा। क्या प्रूव किया, नहीं है इसमें फ्री CHO ग्रुप, फ्री CHO ग्रुप इसमें नहीं है। ओके, एक चीज और, अगर ग्लूकोज के अपने क्रिस्टल बनाने, अब क्रिस्टल कैसे बनाओगे, कंसंट्रेट सॉल्यूशन ग्लूकोज को हीट करके क्रिस्टल बना लेना। ठीक है, बहुत गाढ़ा कंसंट्रेट सॉल्यूशन ग्लूकोज का एक्वा सॉल्यूशन, उसको हीट करके उसके बाद में क्रिस्टल बना लेना। ओके, जब क्रिस्टल बनाओगे, ग्लूकोज के क्रिस्टल दो तरह के होते हैं, एक अल्फा एक बीटा। हाँ जी, अल्फा और बीटा।
अल्फा का मेल्टिंग पॉइंट 419 है, बीटा का मेल्टिंग पॉइंट 423 है। ओके, तो इनकी जो रोटेशन है वो भी अलग अलग है। उसमें लाइट पास की गई, प्लेन पोलराइज लाइट, उसमें देखा गया +111 है और इसमें देखा गया +19.2 है। तो अल्फा बीटा फॉर्म एग्जिस्ट करना ओपन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं करता। ये भी कुछ ऐसा है कि साइक्लिक से प्रूव हो जाएगा। तो अभी आपने इसकी 4 लिमिटेशन देखी जो ओपन स्ट्रक्चर को डिस्कार्ड करती है, ओपन स्ट्रक्चर प्रूव नहीं कर पाता। इसीलिए हम इसकी नई स्ट्रक्चर एक डिजाइन करेंगे, उस पर कुछ पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा आप लोग को भी क्यों साइक्लिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है, और हार्वर्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग, वहां से अल्फा बीटा भी देखेंगे और ये भी प्रूव करेंगे कि ये वाली स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्यों प्रूव होती है। तो आप लोग एक बार वीडियो रोको, वीडियो रोक के ये सारा सेक्शन जो मैंने अभी करवाया इसको उतारो आराम से, एक एक चीज समझो, नोट करो, हाईलाइट करो। बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक चल रहा बायोमोलिक्यूल का। और अब हम करते हैं नेक्स्ट कि ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों है और वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी, स्पेशली बता दूं यही वाली प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेगी, बाकी वो तो करेगी। तो अब हम ग्लूकोज की साइक्लिक प्रॉपर्टी जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब हम सीखेंगे ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाता है और उसकी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसके पीछे रीजन क्या है और किस तरीके से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है। सबसे पहले मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर से पहले आपको कुछ छोटे छोटे फैक्ट बताऊंगा। कैसे? एक पायरनोज स्ट्रक्चर होती है। क्या? पायरनोज। ये पायरान का एनालॉगी होता है, मतलब सिमिलर। पायरान एक हेट्रोसाइक्लिक 6 मेंबर रिंग है। हाँ जी, क्या है? 6 मेंबर रिंग है। गिलो ऑक्सीजन इंक्लूड करना, 1 2 3 4 5 6, ये पायरान है। अगर ग्लूकोज में 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर बने, ये देखो आप, O, ये कार्बन है, ये वाला भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। अभी मैं ये बताऊंगा आपको इसमें क्या लगे हुए हैं, कार्बन की 4 वैलेंसी तो पूरी करनी है अपने। तो कहीं भी ग्लूकोज में आपको इस तरीके से 6 मेंबर रिंग दिखे, मैं बताऊंगा कैसे बनेगा, उसको हम रिंग को बोलेंगे पायरानोज फॉर्म। कार्बोहाइड्रेट में किसी फॉर्म में भी, ग्लूकोज में देखे, फ्रक्टोज में देखे, लैक्टोज में देखे, ठीक है, या मैनोज में देखे, तो उसको पायरानोज बोलेंगे। पहली बात आपने समझ ली, एनालॉगी ऑफ द पायरान। पायरन ये है। दूसरे नंबर पे आएगा फ्यूरान। फ्यूरान भी एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, एरोमेटिक, आप सबको पता है, ऐसे इसका लोन पेयर रेजोनेंस में आता है। तो ये 5 मेंबर रिंग है। हाँ जी, क्या है? 5 मेंबर रिंग है और ये हेट्रोसाइक्लिक है, इसको फ्यूरान बोलते हैं। अब फ्यूरान का एनालॉगी ये बना, कैसे? ये कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये ऑक्सीजन, इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, इसमें 5 मेंबर रिंग बना। 5 मेंबर रिंग को क्या बोला हमने? पायरानोज। पायरान से पायरानोज बना और फ्यूरान से फ्यूरानोज बना और पायरान से पायरानोज बना। ये 6 मेंबर है और ये 5 मेंबर है। ये बात आप एक बार नोट कर लो। और मैं बहुत इसमें आपको अभी ट्रिक्स बताई मैंने कि आपको रिंग पहचाननी कैसे है, ठीक है। अब बात आ गई बनेगी कैसे। एक बार आप एक काम करना, वीडियो रोक के ये पार्ट एक बार उतार लो, ये वाला पार्ट एक बार उतार लो, क्योंकि मैंने इसकी जगह पे कुछ लिखना है वहां जाने से पहले, ठीक है। तो एक बार आपने सिर्फ वीडियो रोकना, वीडियो रोक के सिर्फ इतना उतारना, ये वाला पार्ट, सिर्फ वो नहीं उतारना, वो बाद में उतारेंगे, ठीक है। तो हमने रिंग पहचाननी सीख ली, कौन कौन सी? पायरानोज एंड फ्यूरानोज, बिल्कुल सही। वीडियो रोक लो, सिर्फ इतना पार्ट आप लोगों ने उतारना है, वो नहीं उतारना, वो बाद में उतारेंगे, ओके। तो पायरानोज हो गया। अब जो मैं बताने वाला हूं वो है कि हेमीएस्टल फॉर्मेशन क्या होता है। लो जी, क्या हेमीएस्टल फॉर्मेशन क्या होता है, अब सीखते हैं हेमीएस्टल फॉर्मेशन क्या होता है। लो जी, यहां पर लिखना इंटरमॉलिक्यूलर हेमीएस्टल फॉर्मेशन। हाँ जी, कौन सी? हेमीएस्टल फॉर्मेशन, ठीक है। लिख लो इंटरमॉलिक्यूलर मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल में हेमीएस्टल फॉर्मेशन आपने लिखना है, बिल्कुल। चलो, इंटरमॉलिक्यूलर कैसे? यहां पर एक R है, इधर C डबल बॉन्ड O है और ये H है, प्लस मैंने HOR डैश लगाया। इंटरमॉलिक्यूलर क्यों? क्योंकि ये एल्डिहाइड है और ये अल्कोहल, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये वाला पार्ट प्लस है, ये माइनस है, H को O पे ले जाओ,
इस O को C पे ले जाओ, क्योंकि यहाँ पर प्लस चार्ज है, इधर माइनस चार्ज है, तो हमने कौन सी रिएक्शन करवाई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाई। समझ गए। इससे क्या हुआ, ये R है ये वाला, यहाँ पर C है, ये H बना, इस O का क्या बन गया OH, और ये क्या बन गया OR डैश। इसको बोलते हैं हम लोग हेमी एस्टल। बात आपने समझी। एक अल्कोहल ग्रुप और एक एल्डिहाइड ग्रुप आपस में इंटरमॉलिक्यूलर बनाएगा तो ये बन गया, ठीक है, ये हेमी एस्टल है। हेमी एस्टल की खास बात, हेमी एस्टल में कायरल कार्बन बनता है। हाँ जी, क्या बनता है, एक कायरल कार्बन बनता है। हेमी एस्टल के ऊपर एक OH ग्रुप होता है, एक OR ग्रुप होता है, मतलब ये हेमी एस्टल है। ओके, अब क्वेश्चन आ गया, इसका साइक्लिक से क्या लिंक है। ओके, यह बात समझ ली। अच्छा, एक बात और, अगर हम लोग इसमें एक्सेस में अल्कोहल ऐड कर दें, ये लो, तो क्या होगा, यहाँ से H और इधर से OH वाटर निकल जाएगा, तो यहाँ R, इधर C H, इधर बन गया OR डैश, यहाँ भी बन गया OR डैश, ये इनएक्टिव होगा। हाँ जी, ये क्या होगा, इनएक्टिव होगा। क्या, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा। हाँ जी, क्यों, ये बन गया एस्टल, लो जी लिख लो, क्या बन गया एस्टल। एसिटल ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि ये दोनों ग्रुप सेम आ गए, ठीक है, ये और ये सेम आ गए, ऐसे लिख लो, सेम आ गए। ओके, एक्सेस में लेते हैं तो, ठीक है, ध्यान रखना, एक्सेस में लेते हैं तो, ठीक है। ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव बना, इंटरमॉलिक्यूलर है, ये बात आप समझ चुके हो, ठीक है, इतनी सारी बात आप समझ लो। नेक्स्ट चलता हूं, तो जी क्या नेक्स्ट है, ये ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर है, ये वाली ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना। इसमें हमने C1 और C5 को आपस में जोड़ा है। कैसे, C5 का ऑक्सीजन यहां से उठाया, इस पे अटैक करवाया, ये ऐसे गया, कैसे, ये देखो किस तरीके से ऑक्सीजन उठाया कार्बन पे, ये ऐसे गया, समझ गए। उसके बाद ये वाला H उठाया O पे ले गए, वो कैसे, जैसे हमने ये वाला H उठाया O पे ले गए, बात समझिए आप लोग, ठीक है। अब क्या चेंजेस करूं, लो जी, इससे मैंने ये बनाया, देखो ये वाला कैसे, ये वाला जब मैंने बनाया तो इधर इसके साथ ऐसे O ये जुड़ गया, देखो ये वाला ऑक्सीजन जुड़ा ना मैंने, ये देखो इसके साथ ऐसे O जुड़ गया, समझ गए। जो इधर H है वो मैंने इससे जोड़ा, ये देखो इससे जोड़ा, बात समझ गए। ये इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये वाली लिख लो, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। लो जी, एक ध्यान रखना, पहले ये वाला कार्बन अकार्बन था, समझ गए। अब देखिए ये वाला कार्बन कायरल हो गया, ये वाला भी कार्बन कायरल है, ये वाला भी कायरल है, ये वाला भी कायरल है, ये वाला भी कायरल है, ये नहीं है। साइक्लिक स्ट्रक्चर में 5 कायरल कार्बन होंगे, इसमें 5 कायरल कार्बन हैं साइक्लिक में, ठीक है। ये जो मैंने बनाया अभी ये वाला, इसी को बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हेमीएस्टल। क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हेमीएस्टल फॉर्मेशन, ठीक है। ये इसकी फिशर स्ट्रक्चर है, कौन सी, फिशर स्ट्रक्चर है। हाँ जी, नोट कीजिए, इसकी फिशर स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सही। फिर से बता दूं, कार्बन 5, इसमें ये ध्यान रखना, C1 C5 हेमीएस्टल फॉर्मेशन है, कौन सी, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में लिखा होता है ग्लूकोज में कौन सी हेमीएस्टल फॉर्मेशन है। हाँ जी, C1 की C5 से ऐसे रिंग जुड़ गई। ओके, नई बात और, यहां पर आपने देखा ये वाला कार्बन क्या है, ये वाला कार्बन हुआ एक्टिव, ओके, और इसमें इस कार्बन को जो एक्टिव बना इसी को बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। लो जी, कौन सा, नया वाला कार्बन एनोमेरिक कार्बन, यस, कौन सा, एनोमेरिक कार्बन। इसमें जो OH है ये देखो कौन सी साइड में आ गया, राइट हैंड साइड में, इसीलिए इसको अल्फा बोलते हैं। अगर ये OH इधर आ जाए तो बोलते हैं बीटा, ठीक है। साइक्लिक में अल्फा बीटा होती है, ओपन में कभी अल्फा बीटा नहीं होती।
तो पूछा जाता है ग्लूकोज का C1 कार्बन क्या है। C1 कार्बन एनोमेरिक कार्बन है, क्योंकि उसके अराउंड ये ऑप्टिकल नया ऑप्टिकल एक्टिविटी बन गया। ऐसे ये दो कैसे बन सकते हैं, देखो असल में क्या होता है, जैसे ये वाली रिंग है, ये ऐसे ऊपर से भी अटैक कर सकती है और नीचे से भी कर सकती है। तो इसी तरीके से इसका अटैक ऐसे भी हो जाए तो OH उधर चला जाएगा, नीचे से हो जाए तो OH इधर आ जाएगा, इसीलिए इसकी अल्फा बीटा फॉर्म आती है। ओके, पूरा ध्यान से हमने समझना है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। बोलिए C1 C5 क्या है। C1 C5 इसकी है इंट्रामोलिकुलर हेमीएस्टर फॉर्मेशन है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब ये फिशर स्ट्रक्चर बनी, ये तो उसी से बना दी मैंने, ठीक है, और इसका OH मैंने अल्फा कर दिया, क्या कर दिया, अल्फा कर दिया, बिल्कुल सही। अब इसके आपने देखना राइट हैंड साइड में कौन कौन से ग्रुप है, ये OH राइट हैंड साइड में है, ये OH राइट हैंड साइड में है, ये H राइट हैंड साइड में है, ये OH राइट हैंड साइड में है, तो ये सारे राइट हैंड साइड में हो गए। ठीक है, बात समझ गए। अब हमने क्या करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, चलो जी सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। इस रिंग में, ये जो रिंग है इसमें O के साथ वाला ऐसे हमने चलना क्लॉकवाइज, इसको बोले कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये रहा 5 कार्बन। ये देखो आप C1 C5, ये है हेमीएस्टर फॉर्मेशन, ये वाला, ये कौन सा हुआ C1 C5, ये देखो C1 C5, ये वाला जो रिंग है ये मैंने बनाया, ये वाला है, इसमें ऑक्सीजन ये पड़ा, ये वाला ऑक्सीजन, समझ लो। अगर ये वाला ऑक्सीजन 18 है तो ये वाला ऑक्सीजन 18 है, बात समझिए। तो ये वाला ऑक्सीजन 18 है, पूरी बात समझ लो ध्यान से। ओके, ठीक। अब और इंटरेस्टिंग चीज, ऐसी स्ट्रक्चर को हावर स्ट्रक्चर बोलते हैं जो हेक्सागन टाइप बने, हावर स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को फिशर स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये फिशर ओपन है, ये फिशर साइक्लिक है, इसमें 5 कायल कार्बन है, इसमें कायल कार्बन सिर्फ थे 4, 1 2 3 4, जो नया बना उसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। हाँ जी, फिर से लिख दो एनोमेरिक, अलग से भी कराऊंगा एनोमेरिक कार्बन, ये है C1 है इसका। ठीक, अब और चीज, जो ग्रुप इसके राइट हैंड साइड में है वो हमने बिलो द प्लेन लिखने हैं। ओके, फिर से बोलिए, राइट हैंड साइड वाले बिलो नीचे लिखने हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड वाले, ठीक है, अबव लिखने हैं। ओके, समझ आई बात। चलो लिखते हैं कैसे। हाँ जी, फिर से देखिए, ये वाला OH है, कार्बन है, इसके नीचे OH लिखना है, इधर H लिखा, ये रिप्रेजेंट करता है अल्फा। उसके बाद ये OH यहाँ लिखा OH, फिर इसके बाद ये आ गया, इधर लिखा H, यहाँ आ गया OH। उसके बाद नेक्स्ट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, चौथा कार्बन ये है, इसका OH यहाँ लिखेंगे OH, इधर आ गया H, और ये C5 है। ओके, इसमें C5 में क्या, एक H है, ये वाला है। ओके, तो इसको हमने ऐसे ऊपर ही लिखते हैं, ये H नीचे लिख दिया। ये वाली स्ट्रक्चर कौन सी बनी, हावर स्ट्रक्चर बनी। कौन सी बनी, हावर स्ट्रक्चर बनी। और इसको लिखते क्या है, यस, क्या लिखते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट नेम लिखने वाला हूं, इसका नेम चेंज हो गया, क्या, लो जी, D लिखा पहले, ये देख D, फिर प्लस लिखा, ये लिख दिया। अब बताओ ये कौन सी स्ट्रक्चर है, पायरनोज या फ्यूरानोज, पायरनोज। हाँ जी, इसको लिखेंगे ग्लूको पायरानोज। ये बना नेम साइक्लिक स्ट्रक्चर का। D वही, D वाला ये, ठीक है, D प्लस वही इसकी नेचर है, ग्लूकोज का है, पायरनोज 6 मेंबर रिंग है। तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई किस तरीके से हम लोग ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। लो जी, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आपने लिखा, आराम से इसको वीडियो रोको, एक बार पूरा सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। ये मान के चलो, ये वाला सेक्शन पूरे बायोमोलिक्यूल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने बताया कि ग्लूकोज किस तरीके से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है। तो जब भी कभी लगे साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाता है, यहां आ जाया करो। ये इंटरमोलिकुलर है, 2 अलग अलग, ये अलग और इसको इंटर बोलते हैं, ये सेम ही है इसलिए इसको इंट्रामोलिकुलर बोला। मैंने इसका वैसे तो ये रूट बनाया, बट मैंने बताया कैसे आता है ऐसे, ठीक है। राइट हैंड साइड वाले बिलो, लेफ्ट हैंड साइड वाले अबव। ये लेफ्ट हैंड साइड पे कहां लिखने, इस फिशर पे, वो कहां से बननी, इससे। ये कैसे बनेगी, 5वें को 1 से जोड़ना। ओके,
तो ये चीज हमने सीख ली। लो जी, अब वीडियो रोक के इसको पूरा करो। अब हम करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं नेक्स्ट सेक्शन। तो अब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख गए। उसकी हमने हावर स्ट्रक्चर ये बनाई हुई है। अब मैंने ये एक नहीं बनाई, अल्फा साथ में बीटा ही बना दी। तो हम लोग साइक्लिक जो स्ट्रक्चर है उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या क्या ग्रुप्स, कैसे कॉन्फ़िगरेशन है, और जो लिमिटेशन ओपन में थी क्या ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं। और एक और टॉपिक पढ़ेंगे, एनोमेरिक कार्बन क्या है। सबसे पहले हम ये देख लें कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में C1C5 लिंकेज है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कौन सा? C1C5 हेमिएस्टर बनाता है। तो अगर OH नीचे है तो अल्फा फॉर्म, और अगर OH ऊपर है तो ये बीटा फॉर्म। ऊपर का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, बिलो का मतलब राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। तो ये वाला OH आपने देखना C1 के ऊपर का देखना। कौन सा? C1 के ऊपर का। तो अब ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर पूरी बनी, क्योंकि हमने ग्लूकोज से बनाई है, तो इसका पूरा जो नेम है कंप्लीट वो ये है अल्फा, क्योंकि नीचे डी आपको पता ही है, वो जो राइट हैंड साइड पे लिखते हैं, माइनस क्योंकि डेक्स्ट्रोडेटरी है ये 52.5, और ग्लूको को भी ग्लूकोज से बना हुआ है, पायरनोज क्योंकि 6 मेंबर रिंग है। तो ये जो मैंने सिंबल लिखे हैं अल्फा, कैपिटल डी, माइनस, ग्लूको, पायरनोज, ये हर एक वर्ड इसकी स्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है। तो सॉलिड फॉर्म में ये जो अल्फा फॉर्म है इसकी प्लस 111 डिग्री स्पेसिफिक रोटेशन है, ये सॉलिड फॉर्म है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। ठीक है, ये नोट कर लिया आपने। ओके, ये C1 कार्बन इसका एनोमेरिक कार्बन है। अब बीटा में आ गया, बस सिर्फ OH ऊपर है, बाकी सारा वही है। तो यहाँ बीटा डी माइनस ग्लूको पायरोज लिखा, ये प्लस 19.2 डिग्री है, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, अगर आप चाहे इसको पानी में डिसॉल्व कर दो तो ये जो ये वाला पॉइंट है ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, फिर ये ओपन में आ जाएगा। तो जब ओपन में आएगा तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर आएगी 52.5 डिग्री। तो इसका मतलब चाहे प्लस 11 है वो डिक्रीज हो जाएगा 52.5 में, और अगर प्लस 19.2 है तो वो इंक्रीज हो जाएगा प्लस में 52.5 में। इस प्रोसेस को बोलते हैं म्यूचुअल रोटेशन, मतलब म्यूचुअल रोटेशन। कहने का मतलब ये वाला कम हो जाएगा, ये वाला इंक्रीज होके अल्टीमेटली वो जो सोल्यूशन बनेगा उसकी स्पेसिफिक रोटेशन 52.5 डिग्री रहेगी। इसको बोलते हैं म्यूचुअल रोटेशन। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में कुछ बातें और है। साइक्लिक स्ट्रक्चर ये पेंटा एसिड बनाएगा। आप सोचो कैसे? पेंटा एसिड मतलब 5 OH ग्रुप, 1, फिर या 2, फिर या 3, फिर ये 4, फिर ये 5। तो क्योंकि इसमें 5 OH हैं, आप चेक कर लो, लेकिन फ्री CHO नहीं है। फ्री CHO नहीं है, कहीं भी आपको दिखता नहीं फ्री, क्योंकि वो जो CHO था वो हेमिएस्टर में यूज हो गया। ठीक है, इसमें 5 कायरल कार्बन है। आप सोचोगे कैसे? 1 कायरल, 2 कायरल, 3 कायरल, 4 कायरल, 5 कायरल। वीक न्यूक्लियोफाइल इस पे ये वाले अटैक नहीं कर पाते, क्योंकि ये चेन इतनी स्ट्रांग बनती है। ये ईथर बन गया। क्या बन गया? ईथर बन गया ना, COO। ईथर की रिएक्शन कभी भी अमोनिया से इनसे नहीं होती। तो मतलब ये जो वीक है ये इसीलिए इस पे अटैक नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो ईथर है ये उनसे रिएक्ट नहीं करता, तभी तो शिफ्ट टेस्ट नहीं शो करता, अमोनिया से रिएक्शन शो नहीं करता, बाइसल्फाइड का एडिशन नहीं होता क्योंकि फ्री नहीं है। तो ऐसा लिख लो, नो फ्री CHO। ये भी समझ में आ गया। ये म्यूचुअल रोटेशन शो करता है। ये साइक्लिक की प्रॉपर्टी है सारी, साइक्लिक में ही म्यूचुअल रोटेशन आएगी। म्यूचुअल रोटेशन का मतलब मैं अभी समझाता हूं, अब लिखाऊंगा अभी इसके बाद। अब आप एनोमेरिक जो फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है वो एक बार चेक कर लो, कौन सी? एनोमेरिक फॉर्म। ठीक है, तो एनोमेरिक फॉर्म जो है वो क्या है? दीज आर द 2 साइक्लिक हेमिएस्टल फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज। हाँ जी, साइक्लिक मतलब ये साइक्लिक है सारी, ये हेमिएस्टल फॉर्म है, सबको पता है। ग्लूकोज विच डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द OH ग्रुप एट द C1 कार्बन। C1 कार्बन कौन सा? एनोमेरिक कार्बन। मतलब ये वाला C1 और ये वाला C1, इससे कॉन्फ़िगरेशन है। OH नीचे अल्फा, OH ऊपर बीटा। तो इसका जो फर्क है उसी से अल्फा बीटा फॉर्म आई। अल्फा बीटा फॉर्म सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी है, ओपन में कभी अल्फा बीटा नहीं लाते।
तो अल्फा जो है वो OH राइट हैंड साइड या बिलो, OH लेफ्ट हैंड साइड या अबव, और अल्फा में +111 है, और ये जो बीटा में स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू +19.2 है। तो हमने ये सारा सेक्शन कर लिया। तो न्यूटन रोटेशन वैसे मैं बोल देता हूं, आप एक बार नोट कर लो। न्यूटन रोटेशन खत्म करने से पहले एक बार एक काम करो, वीडियो रोको, पहले ये उतारो, मैं न्यूटन रोटेशन आपको बोल के समझा दूंगा, नोट कर लेना। पहले एक बार वीडियो रोको, वीडियो रोक के वो सेक्शन एनोमेरिक कार्बन वाला उतारो, फिर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या क्या प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करती है, ये सारी चीजें स्ट्रक्चर उतारो, ट्राई किया करो, एक बार समझ के खुद बना के देखो, ठीक है। और पहली जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर थी सारा कुछ वहीं से डेवलप हुआ है, अगर वो आपको परफेक्टली आती है तो ये आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। और एक बार वीडियो रोको कंप्लीट, मैं आपको न्यूटन रोटेशन की डेफिनेशन लिखाता हूं, न्यूटन रोटेशन की डेफिनेशन लिखाता हूं, वीडियो रोक लो, यहां पर लिखाऊंगा। इस सेक्शन के एंड करने से पहले एक बार न्यूटन रोटेशन की मैं डेफिनेशन आपको लिखा दूं। तो चलो लिखो जी न्यूटन रोटेशन की डेफिनेशन। हाँ जी, न्यूटन रोटेशन, ठीक है। तो न्यूटन रोटेशन क्या चीज है, बहुत बार आपको पूछा जाएगा व्हाट इज न्यूटन रोटेशन। लो जी लिखो न्यूटन रोटेशन। लो जी, इसका मतलब है स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप चेंज ऑफ अल्फा और बीटा फॉर्म इनटू इक्विलिब्रियम, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन। मतलब जो अपने आप ही अगर व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ ईदर अल्फा और बीटा डिसॉल्व्ड इन वाटर, मतलब एक्वस मीडियम, ठीक है, उसमें हम ये लिखेंगे, एक बात यहां लिख देंगे, क्या अल्फा फॉर्म है, यहां बीटा फॉर्म है, ये वाली हो जाएगी डिक्रीज, प्लस इससे 2 ओपन इक्विलिब्रियम में आया, और ये आएगी +52.5 में कम हो जाएगी, और ये वाली हो जाएगी इंक्रीज, और ये +19.2 डिग्री से इसमें चेंज हो जाएगी। मतलब चाहे अल्फा पानी में ऐड करो वो इससे कम हो जाएगी, डिग्रीज लिख दिया मैंने, और चाहे बीटा मिक्स करो वो इंक्रीज हो जाएगी। अल्टीमेटली अपने पास ये इक्विलिब्रियम, ये वाला इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ये एक्वस में मिलेगा, ओपन चेन में मिलेगा, जो अपने ओपन चेन बनाते थे। तो ये मैंने आपको कराया न्यूटन रोटेशन, ठीक है। वीडियो रोक के ये वाला पार्ट भी उतार लो, ये तो आपने पहले उतार लिया होगा। ओके बच्चे, आज हमने मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज की ओपन और साइक्लिक स्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्टली खत्म किया है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन क्लासेस। फोटोन चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हर वीडियो को शेयर करो, और मेरे साथ जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं करवाने वाला हूं फ्रक्टोज, उसके बाद डाइस्क्राइड, उसके बाद पॉलीस्क्राइड, फिर कराऊंगा प्रोटीन्स के बाद विटामिन्स और हार्मोन। इसी तरीके से हम लोग बायोमोलिक्यूल को इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस करेंगे, जिसमें सारी की सारी केमिस्ट्री आएगी, और आपका बायोमोलिक्यूल जो मेडिकल के बच्चों का है और जेई और एडवांस के जो हर क्वेश्चन है इससे सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।